नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल वर्मा और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पीडी अतुल में। और मैं अपने चैनल पर सीडीपी के 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करा रहा हूं, जिसमें से 200 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा चुका है और बाकी जो क्वेश्चन है मैं अगले पार्ट में कराता रहूँगा। और आज की इस वीडियो में मैं 50 सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी लेने वाला हूँ। और ये सभी जो क्वेश्चन है ना, वो मनोवैज्ञानिकों के कॉन्सेप्ट पर, थ्योरी पर आधारित नहीं है, बल्कि हमारी अंडरस्टैंडिंग यानी समझ पर आधारित है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जो आजकल की सीटेट के एग्जाम, जो ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं, उन सभी एग्जामों को देखते हुए उसमें सभी जो क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो समझ पर, अंडरस्टैंडिंग बेस पर ही है। तो सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस पर है। और इन वीडियो को अगर आप देखकर, छोटे छोटे इस वीडियो को अगर आप देख कर जाते हैं तो आप सीडीपी में 30 नंबर जरूर हासिल कर सकते हैं। तो आइए, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन ये है कि अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे देखिए, अधिगम अनुभव में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। याद रखिएगा, ये अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो पूरा जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर नहीं इसमें दे दिया तो ये निगेटिव क्वेश्चन हो जाता है और निगेटिव प्रश्न का निगेटिव आंसर भी होता है। तो इसके अगर हम ऑप्शन को पढ़ते हैं तो पहला लिखा है कि विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। अगर आपने स्टार्टिंग में मेरे वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि जो केवल, यदि, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो उसको निगेटिव प्रश्न बोलते हैं। तो ये निगेटिव प्रश्न का जो आंसर होता है वो निगेटिव ही होता है, यानी कि इसका आंसर, यही आंसर इसका सही हो जाएगा कि विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति ये अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। इसके अगर दूसरे ऑप्शन को देखते हैं तो लिखा है विषय वस्तु को प्रश्न बनाना। तो प्रश्न बनाने से विद्यार्थियों में क्या होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, यानी ये ऑप्शन इसका सही भी रहे, ये सही होगा। दूसरा है प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद। बच्चे जब परिचर्चा और वाद विवाद करते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग यानी समझ जो है वो बढ़ती है, उनकी स्मृति बढ़ती है, तो ये भी इसका सही आंसर होगा। और अगर चौथा ऑप्शन में लिखा है प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण, ये भी इसका सही हो जाएगा। तो यानी कि निगेटिव क्वेश्चन का जो निगेटिव आंसर होगा वो पहला होगा कि केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। अगला प्रश्न है कि आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? पहला ऑप्शन है कि चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। दूसरा ऑप्शन है स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस। तीसरा है सतत तथा असतत अधिगम। चौथा है प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण की प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें भी ये निगेटिव प्रश्न है, इसका आंसर भी निगेटिव होगा। जो ऑप्शन में निगेटिव ऑप्शन होगा वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन में लिखा है पहला कि समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। दूसरा ऑप्शन है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। चौथा है सामाजिकरण और सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऐसा नहीं होता है, बच्चे सभी बात को स्वीकार नहीं करते चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इस तरीके की बातों को वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निगेटिव प्रश्न का निगेटिव आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोई भी नाराज हो सकता है। यह आसान है, परंतु एक व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही दिशा पर, सही उद्देश्य के लिए तो सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है। यह किससे संबंधित? इसके ऑप्शन में लिखा है संवेगात्मक विकास से, दूसरा है सामाजिक विकास से, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास से, चौथा है शारीरिक विकास से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संवेगात्मक विकास से। अगला प्रश्न है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, किसी एक्टिविटी में जब वो भाग लेते हैं। तो इसके ऑप्शन में लिखा है शिक्षक की डांट की बचने के लिए, दूसरा है दूसरों के सामान अच्छा करने के दबाव में आकर, तीसरा है अपनी रुचि से, चौथा है पुरस्कार के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपनी रुचि से। बच्चे सर्वाधिक सृजनशील तभी होते हैं जब वे अपनी रुचि से कोई काम में भाग लेते हैं, कोई काम को सीखते हैं। अगला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। इसके ऑप्शन में लिखा है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। तीसरा है बच्चों की अभिव्यक्ति
और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। चौथा है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अगला प्रश्न है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। पहला है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तीसरा है विकास एकल आयामी है। चौथा विकास पृथक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से अलग होता है, भिन्न होता है, बजाय किसके। इसका ऑप्शन में मात्रा प्रकार, दूसरा है आकार मूर्त परकता, तीसरा है प्रकार मात्रा, चौथा है आकार किस्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रकार मात्रा। अगला प्रश्न है कि बुद्धि है, बुद्धि क्या है। पहला है सामर्यों का समुच्चय है। दूसरा एक अकेला और जाति विचार है। तीसरा है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है। चौथा है एक विशिष्ट योग्यता है। तो जो बुद्धि होता है वो सामर्यों का एक समुच्चय होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए। पहला, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य देना चाहिए, बिल्कुल गलत बात, कभी भी ज़्यादा वर्क बच्चों को नहीं देना चाहिए। दूसरा है उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि उन्हें अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करना चाहिए और कक्षा में होने वाली चर्चा में इसको शामिल जरूर करना चाहिए। तीसरा है उन्हें कक्षा में अलग बिठाए, बिल्कुल नहीं, कक्षा में बच्चों को अलग बिल्कुल भी नहीं बिठाना चाहिए। समावेशी कक्षा का मतलब होता है एक साथ पढ़ाई होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन में उन पर ध्यान नहीं देना, तो यहीं पर गलत हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। पहला है आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन में बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तीसरा, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छी ग्रेड मिलने चाहिए। चौथा, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो इसके ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है कि बाह्य परीक्षक की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानेंगे। जब तक वो अपने बच्चों के बारे में बेहतर नहीं जानेंगे तब तक वो अपने बच्चों को सिखा नहीं पाएंगे। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर थ्री को देखते हैं तो लिखा है ग्रेड, अच्छी ग्रेड, यानी कभी भी पढ़ाई ग्रेड को देखकर नहीं करनी चाहिए कि कितने हमारे अच्छे मार्क्स आए हैं, कितने ग्रेड बढ़िया हैं। अगला ऑप्शन में लिखा है कि विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा अधिक ज़्यादा सक्षम है, तो ये भी गलत बात है। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और संवेगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के किस सिद्धांत पर आधारित है। इसके ऑप्शन में लिखा है सक्रिय भागीदारिता। दूसरा है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। तीसरा है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनना। चौथा है सीखने की तत्परता। तो जो सक्रिय भागीदारिता है ये पॉजिटिव वर्ड है, यानी इस प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा, पहला सक्रिय भागीदारिता। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। इसके ऑप्शन में लिखा है पहला परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, तीसरा है रटने को प्रोत्साहित करके, चौथा है अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो पहला अगर ऑप्शन को देखते हैं तो परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, कभी भी परीक्षा को देखते हुए शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति जो होता है वो पॉजिटिव वर्ड होता है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तीसरा है रटने को प्रोत्साहित करना, तो कभी भी रटंत विद्या नहीं होनी चाहिए। चौथा है अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, पढ़ाई में आगे की टेक्निकल या अग्र शिक्षण की तकनीकी जो है कभी भी नहीं बनानी चाहिए। अगला प्रश्न है कि कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे कर सकता है। इसके ऑप्शन में लिखा है कि कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, दूसरा है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, तीसरा है व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर, चौथा है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके।
तो जब भी कभी परिचर्चा में जब बच्चों को शामिल किया जाता है तो उनमें नैतिक विकास ज़्यादा होता है, उनका विकास ज़्यादा होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। इसके ऑप्शन में है केवल आनुवांशिकता, दूसरा पालन पोषण शिक्षा की, तीसरा ऑप्शन है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, चौथा है केवल वातावरण। तो आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। इसके ऑप्शन में लिखा है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं, दूसरा है सभी की विकास दर समान नहीं होती, तीसरा है विकास हमेशा रेखीय होता है, चौथा यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती, किसी का विकास थोड़ा ज़्यादा होता है, कम होता है, अलग अलग, यानी कि विकास अलग अलग दर से होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। कौन सा तरीका गलत है, यानी निगेटिव प्रश्न है। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, दूसरा है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, तीसरा है उसके प्रयोगों का समर्थन करना, चौथा है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ये सही बात है, उनको बिना टोके बात करना चाहिए। दूसरा है उनके प्रयोगों का समर्थन, जो भी वो प्रयोग करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उनका साथ देना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। चौथा है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ये गलत बात है, यानी कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समाजीकरण है क्या है समाजीकरण। पहला है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, दूसरा है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, तीसरा ऑप्शन में समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, चौथा है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। अगला प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है, किस पर बल देता है। पहला है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल, दूसरा है सामान्य बुद्धि, तीसरा है विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं, चौथा है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। अगला प्रश्न है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर किस पर बल देता है। जिसका ऑप्शन है पहला बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, दूसरा है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, तीसरा है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, चौथा है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा अगला प्रश्न है कि एक समावेशी विद्यालय में इसके ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि पहला शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, दूसरा शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, तीसरा है शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है, चौथा है विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्धता होता है। ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि अधिगम निर्योग्यता, इसके ऑप्शन में लिखा है कि समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, दूसरा है एक स्थिर अवस्था है, तीसरा एक चर अवस्था है, चौथा है जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि यह एक चर अवस्था है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बुद्धि के बारे में कौन सा सही है। इसके ऑप्शन है पहला बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं, दूसरा है बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, गलत बात है, बुद्धि जो होती है वो अपसारी रूप से सोचने की योग्यता होती है। तीसरा ऑप्शन है बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, चौथा है बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण और तर्क शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं।
अगला प्रश्न है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसके ऑप्शन है, पहला, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए। दूसरा है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। तीसरा है, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्णनिर्धारित है। अगला ऑप्शन है कि बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर 2 है कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, यानी कि जहाँ से वयस्कता जो होती है वो स्टार्ट होती है, उसे क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शन में है, पहला बाल्यावस्था की समाप्ति, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा मध्य बाल्यावस्था, चौथा है पूर्व क्रियात्मक अवधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक को चाहिए कि, इसके ऑप्शन में है कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। दूसरा है, वह शिक्षार्थियों के बीच तुलना को अधिगम करे। तीसरा है, वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। चौथा है, विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विविधता की अनदेखी करे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह एक संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करना एवं महत्व देता है। अगला प्रश्न है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। कब सीखते हैं बच्चे? जब, इसके ऑप्शन में लिखा है, पहला, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यही इसका ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सक्रिय जो होता है पॉजिटिव वर्ड होता है, जब विभिन्न गतिविधियों में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो सीखेंगे, यही इसका राइट आंसर जाएगा। फिर भी अगले ऑप्शन पे देखते हैं, शिक्षक कक्षा कक्ष में होने वाली सभी घटनाओं बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। बच्चों को कभी भी नियंत्रित नहीं करना चाहिए। तीसरा है कि वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। कभी भी पाठ्य पुस्तक और याद करने वाले काम जो है बच्चों के लिए ये निगेटिव वर्ड होता है। कभी भी इस पर रटने और पाठ पुस्तक पर केंद्रित न होकर बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। और अगला ऑप्शन में लिखे, वे सैंपल पर अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। नकल करने की बात बच्चों के लिए नहीं कही गई है, यानी कि ये ऑप्शन निकल जाएगा। यानी कि इसका पहला ऑप्शन इसी हो जाएगा कि वे विभिन्न गतिविधियों कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेकर ही ज़्यादातर वो सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन को, पहला, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। दूसरा है, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तीसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। चौथा, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तो मूल्यांकन जो होता है बच्चों का, वो केवल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग ही होना चाहिए। इनको बढ़ा चढ़ाकर किसी भी गतिविधि के रूप में ना शामिल करना चाहिए, न कि ये लिखित कार्य पर आधारित हो, न कि वे केवल नंबर के लिए मूल्यांकन करना चाहिए। तो मूल्यांकन जो होता है एक जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह जो है किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन में सीखने का सादृश्यता नियम, दूसरा है सीखने का प्रभाव नियम, तीसरा है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, चौथा है सीखने का तत्परता नियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सीखने का सादृश्यता नियम। अगला प्रश्न है, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चे कैसे नहीं होते हैं? इसके ऑप्शन में लिखा है, पहला, सृजनात्मक विचार, ये ऐसे बच्चे होते हैं। दूसरा, दूसरों के साथ झगड़ना, जी नहीं, प्रतिभाशाली बच्चे कभी भी दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करते, यानी कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा, ये सब राइट आंसर है, ये सब प्रतिभाशाली बच्चों के लक्षण है। लेकिन ये जो दूसरों के साथ लड़ना झगड़ना होता है, ये इसका राइट आंसर नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, पहला, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों से कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से की अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। दूसरा है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। तीसरा है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। चौथा है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला ही हो जाएगा कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम भी बनाए, यानी सरल बना दे। तो इससे सीखना जो होता है वो समृद्ध हो सकता है। अगर दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो कक्षा में एक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा शिक्षण सामग्री TLM सामग्री के बढ़ाने से ही बच्चे सीखते हैं, समृद्ध हो सकते हैं।
अगला ऑप्शन में लिखा था कि व्याख्यान और स्पष्टीकरण बच्चों के लिए बिल्कुल भी व्याख्यान और स्पष्टीकरण बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगले ऑप्शन में क्या लिखा था कि कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ाई जो है बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए बच्चों को। तो उसका फर्स्ट ही जो है ऑप्शन था वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता कि अलग अलग बच्चे क्यों बैठ रहे हैं। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका, बेहतर तरीका हो सकता है। और इसके ऑप्शन में लिखा है कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल शिकायत तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अभिभावकों को। दूसरा है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दे। ये आगे के ऑप्शन को पढ़ते हैं। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए, यानी कि कुछ ये पॉजिटिव हो रहा है, और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल शिकायत वगैरह नहीं करना चाहिए, बल्कि जो भी समस्या है उन पर चर्चा करनी चाहिए। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगले ऑप्शन को अगर हम पढ़ते हैं तो अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकालना चाहिए। जी बिल्कुल गलत बात है। तो जो भी समस्या है शिक्षक और अभिभावक को मिलकर उस समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन में अंतर संबंध का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत, चौथा है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि मन का मानचित्रण संबंधित है। इसके ऑप्शन में है बोझ समझ बढ़ाने की तकनीक से, दूसरा है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, तीसरा है मन का चित्र बनाने से, चौथा है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, क्या होता है। डिस्कैल्कुलिया होता है, डिसलेक्सिया होता है, तीसरा डिस्ग्राफिया होता है, डिस्थीमिया होता है। जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको हम डिस्ग्राफिया के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। चिंतन के सूचना प्रकरण में कौन कौन सिद्धांत होता है। इसके ऑप्शन लिखा है, पहला प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, दूसरा है प्रतिक्रिया चयन, तीसरा है पूर्व संक्रमण, चौथा है श्रेणीकरण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पूर्व प्रक्रमण की क्रिया करते हैं। उसके बाद जो है वो हम श्रेणीकरण की क्रिया करते हैं दूसरे नंबर पर। उसके बाद जो हम है प्रतिक्रिया चयन करते हैं, ये 3rd नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद सबसे आखिरी में प्रतिक्रिया क्रियान्वयन करते हैं, यानी 4th नंबर पे आ जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3rd, 4th, 2nd, 1st। 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर 4th में है, इसलिए इसका 4th ऑप्शन जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। इसके ऑप्शन में है, पहला यह व्यक्तित्व विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है, दूसरा है यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, तीसरा है यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है, चौथा ऑप्शन में यह हाथ के लिए जाने वाले श्रम के साथ प्रति सम्मान विकसित करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह व्यक्तित्व भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। अगला प्रश्न है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके सिवाय आवश्यकता होती है। पहला पृथक्करण, दूसरा है अभिभावकों की भागीदारी, तीसरा है क्षमता संवर्धन, चौथा है संवेदनशीलता बनाना। यानी कि इन सभी की आवश्यकता होती है केवल पृथक्करण। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पृथक्करण। अगला प्रश्न है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बनाने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह
देखिए राधिका के लिए सेम प्रश्न राधिका के लिए भी की, सेम प्रश्न मोहन के लिए भी की, लेकिन जब राधिका प्रश्न को नहीं बता पाती है तो वह दूसरे व्यक्ति मोहन से वह प्रश्न दोबारा वही प्रश्न पूछती है। जब मोहन भी उसको बताने में संघर्ष कर रहा है तो मोहन के साथ क्या कर रही है, वह शब्दों को बदलती है, यानी कि उसी प्रश्न के शब्दों को थोड़ा आसान बनाने के लिए शब्दों को बदलती है। तो देखिए ये भेदभाव करिए, लड़की के साथ उसने प्रश्न को नहीं आया तो छोड़ दिया, फिर मोहन से प्रश्न पूछने लगी, लेकिन जब मोहन को भी नहीं आ रहा तो उसके शब्दों में बदलाव कर रही है, यानी कि राधिका के साथ कुछ अलग व्यवहार कर रही है, मोहन के साथ कुछ अलग व्यवहार कर रही है। तो इसके ऑप्शन में लिखा है कि पहला, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। दूसरा है मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। तीसरा, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। और आखिरी ऑप्शन है, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि मोहन को जब प्रश्न नहीं आया था तो उस प्रश्न को वो आसान बनाने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसने लड़की के साथ, वो राधिका के साथ जो लड़की थी उसके साथ ऐसा नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो क्या कर रही है, लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। हमें कभी भी पढ़ाते वक्त जो है बच्चे और लड़कियों को समान समझना चाहिए, किसी अलग के लिए अलग तरीका, किसी विशेष लड़की या लड़का के लिए अलग तरीका का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दोनों को समान समझना चाहिए। अगला प्रश्न है कि सीखने के आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, दूसरा है विद्यार्थियों की त्रुटियां, तीसरा है विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, चौथा है विद्यालयों की क्षमताएं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला है आनुवंशिकता एवं वातावरण, दूसरा है व्यवहार एवं वातावरण, तीसरा है वातावरण एवं जीव विज्ञान, चौथा है वातावरण एवं पालन पोषण। तो इसका प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, आनुवंशिकी एवं वातावरण। अगला प्रश्न है कि रिया कक्षा में पिकनिक करते हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूलन बनाने के लिए नियमों, इसके और ऑप्शन दिया है, नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहभागी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एक बार प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न में लिखा है कि रिया कक्षा पिकनिक करते हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचते हैं कि बहुमत के अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है, नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसके ऑप्शन में लिखा है विषमांग नैतिकता, दूसरा है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, और तीसरा ऑप्शन में है प्रतिक्रिया, चौथा ऑप्शन है सहयोग की नैतिकता। तो इसका प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सहयोग की नैतिकता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। इसके ऑप्शन में है चाक्षुष, दूसरा है संग्रहण, तीसरा है तथ्यात्मक, चौथा है स्पर्श संबंधी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, चाक्षुष। अगला प्रश्न है कि शब्दों में अक्षरों को क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है और अक्सर चाक्षुष स्मृति का हास डैश से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिसलेक्सिया। जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो वो डिसलेक्सिया से प्रभावित होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। इसके ऑप्शन में लिखा है विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, दूसरा है विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, तीसरा ऑप्शन में अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, चौथा है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने में। अगला प्रश्न है कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है, उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। इसके ऑप्शन में है अभिप्रेरण, दूसरा है अध्यवसायमा, तीसरा है संवेग, चौथा है वचनबद्धता। तो जो आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है वो किसके द्वारा करता है, वो अभिप्रेरण के द्वारा करता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोहलवर्ग के सिद्धांत की पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार
कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रभावित होगा? इसके ऑप्शन में लिखा है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, दूसरा है व्यक्तिगत मूल्य, तीसरा है पारिवारिक अपेक्षाएं, चौथा है अंतर्निहित संभावित दंड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्निहित संभावित दंड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो इसका आंसर है अभिसारी चिंतन, दूसरा है सान्वेगिक चिंतन, तीसरा है अहमवादी चिंतन, चौथा है अपसारी चिंतन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है कि सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी डैश में विभिन्नता के कारण है। इसके ऑप्शन में लिखा है अधिक्षमता, दूसरा है अधिगम शैली, तीसरा है परावर्तकता स्तर, चौथा है मूल्यों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिगम शैली। और आज का आखिरी प्रश्न ये है, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? और इसके ऑप्शन है प्रत्येक गतिविधि के दौरान प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य को निर्धारित करते और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना, तीसरा है पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना, चौथा है प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। तो इस प्रश्न का जो सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने की उद्गम में सहायता करना। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फिर लाइक जरूर करिएगा, वीडियो पर कमेंट भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।